हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सब लोग को बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, खुश आमदीद। कैसे आप लोग हैं? तो जैसे कि पिछली वाली वीडियो मैंने पार्ट 1 लाया था, 2023 का फर्स्ट शिफ्ट लाया था साइंस का। अभी सेकंड शिफ्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट अब 23 का मिला। फिर अगली वीडियो सोशल के आने वाली है, ठीक है ना। तो बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। और मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ, उसको पूरा जरूर कीजिएगा। टास्क ये है कि आप लोग कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव एक बार क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर चाहते कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट हो जाए, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेना है, पता है ना। ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेना है भाई, क्योंकि ये आपको 50-40 नंबर दिलाने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो ज़्यादा नहीं हमको पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक वाला खाली ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर लीजिए ना, वही काफ़ी आपके लिए है। तो चलिए, हम आपके लिए लाए हैं 2023 का क्वेश्चन बैंक सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का डाल दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो डीडीटी जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का काम क्या है कि गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, है ना। रंध्र के माध्यम से गैस आना जाना या वाष्पोत्सर्जन होता है। ओके, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वायुमंडल में। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो पौधों में टैनिन, गोंद, रेजिन, ये तीनों क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या हुआ? गुरुत्व की ओर जाना। जड़ें, पौधे की जड़ें जो गुरुत्व की ओर जाती है, तो जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहला जाएगी। ओके, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है जब अंडाशय पूरी तरीके से विकसित हो जाता है ना, तो वो फल में बदल जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं तो वो फल हो जाएगा। ओके, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? यहाँ पे पीलिया, चेचक, एड्स से प्लेग, तो एड्स हो जाएगा। एड्स है, सिफिलिस है ना, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा, तो क्या हो जाएगा? पीएच मान 11 वाला। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना जल का केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2 इसका सूत्र हो गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है, सोडा ऐश का सूत्र क्या होता है? सोडा ऐश को ही अगर पानी में डाल देंगे तो धोने वाला सोडा बन जाएगा, तो Na2CO3 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण मतलब वही हुआ, धोने वाला सोडा बोला गया, Na2SO4, धोने वाला सोडा ही ग्लोबल लवण है। संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक मतलब हुआ जो मानव ने बनाया, जैसे कल आया था तो प्राकृतिक सूचक था, यहाँ पे संश्लेषित सूचक कौन हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, फिनोल्फथैलिन हो जाएगा, ये सब संश्लेषित सूचक है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब एक ऐसा पदार्थ का नाम है जो जलता तो है लेकिन ज्वाला नहीं होता। मतलब ज्वाला समझते ना, आग निकलना। कोयला देखिए, कभी जलते हुए देखें कोयला, उसमें ज्वाला नहीं निकलता है, आग लेकिन देता है, तपिश रहती है उसमें। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन निकलता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बात है। और ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल, ये तीनों काम होता है उपचयन अभिक्रिया में। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस, एकदम याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान से पढ़िए, और जो क्वेश्चन लगता है कि हार्ड है दिमाग के बाहर, उसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? आपको पता है? देखिए, वैसे तो हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पढ़े ना। तो ये तो जितना कोण आई होगा उतना कोण आर होगा। ये कब? प्रकाश का परावर्तन में। वायु में तो वायु से आ रहा, वायु में जा रहा, लेकिन यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम हो रहा। बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम।
ये भी है विरल माध्यम, क्योंकि ये कांच है तो सघन हो गया। अब जैसे यहाँ पे समझिए ध्यान से, पहले प्रकाश किरण इधर से जा रही है तो इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इधर चल जाता है। मतलब ये आपतित किरण हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्रेक्टेड रे हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अपवर्तन कोण जो है बड़ा हो गया है ना, अपवर्तन कोण ज्यादा हो गया, देख रहे हैं, यहां से फैल गया इधर से। लेकिन जैसे ही जब ये फैला तो ठीक है भाई, इसको थोड़ा बड़ा करते, कांच को थोड़ा से फैलाते हम भी। अब ये फैल गया तो ठीक है भाई, तुम फैल गए तो ऐसे ही चले जाओ, है ना। अब ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, एक मिनट, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, जाने देते ऐसे ही। तो अब यहाँ पे हम लंब बनाते, तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए था का, लेकिन बोलता नहीं, काहे भाई, अब जा रहा था सघन माध्यम से, अब ये कहो ऐसे मुड़ गया, विरल माध्यम में मुड़ गया। उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, इधर मुड़ गया। अब ये कोण क्या हो रहा, ये हो गया आपतन कोण, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। तो बड़ा कोण हो गया, बताओ, अब तो आपतन कोण बड़ा हो गया, अपवर्तन कोण छोटा हो गया, है ना। अब क्या हो गया, तो आपतन कोण यहाँ पे जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, हाँ, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो देखिए ये अभिलंब की ओर निकट आता है, और विरल से सघन में आया था तो अभिलंब से दूर भागा तो जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, बड़ा हो रहा, और जब करीब आया था अपवर्तन कोण छोटा हो गया। तो मतलब आई बड़ा है आर से, है ना, आई क्या है, आर से बड़ा हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो गया। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां जो मापी जाती है कहां से, ध्रुव से मापी जाती है चिन्ह परिपाटी में। किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है सोलर सेल। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध में क्या होता है, बहुत अधिक, प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे बड़ा दिमाग वाली बात है। लघु पथन क्या होता है, जब दो तार ऐसे टकरा जाए और दोनों कटा हुआ है मिल जाए, तो इसमें होता क्या ना, उसका प्रतिरोध जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा स्पीड बढ़ता है, धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे धारा के बारे में नहीं बोला गया, धारा का मान क्या होता है, ध्यान से, धारा का मान बढ़ जाता है लेकिन प्रतिरोध जीरो होता है, तभी तो कहीं रुकावट नहीं है, बहुत हाई वोल्टेज में चल जाता है, पावर पूरा उड़ जाता है, बॉल पंखा वगैरह, तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है यहाँ पे, और धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए, 100 वाट 200 वोल्ट के एक बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भी बाई, देखो P बराबर भी आई फॉर्मूला होता है, तो आई बराबर क्या होगा, P बटे भी हो जाएगा। P का मान कितना है, 100 वाट है, और भी कितना है, 220 वोल्ट है। तो इसको जब काटापीटी करेंगे, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, तो 5 बटे 11, 5 बटे 11 हो जाएगा इसका सही आंसर, एम्पियर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य, अच्छा फिलामेंट किसका बना होता है, तो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, 760 एनएम मतलब नैनोमीटर, कभी कभी कहीं कहीं 700 भी देता है, ठीक है ना, तो लगभग में 700 नैनोमीटर या 760 नैनोमीटर जो ऑप्शन लगभग में है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या होता है, जब भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो वो गर्म हो जाएगा, तो उसमें प्रभाव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है, रक्त का घटक कौन है, तो पट्टी का अणु, वही प्लेटलेट्स ही तो है जो परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक, अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन परिवहन के लिए रक्त का घटक, अच्छा मतलब कौन जो है रक्त का परिवहन करता है, सॉरी, तो ये आरबीसी हो जाएगा, है ना। और मुझे लगा कि रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो परिशेषिका आहार नल का हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है, जब प्रकाश की ओर गति करेगी, कोई पौधा देखें उसका जो अगला वाला भाग हो उसको बोला गया प्ररोह, तो प्रकाश की ओर गति करता है उसको बोला गया प्रकाशानुवर्तन। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, घेंघा रोग से बचने के लिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, याद करेंगे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका, जो खोपड़ी में 12 जोड़ी जो है ना तंत्रिकाओं की संख्या पाई जाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो जो अग्र मस्तिष्क होता है ना उसी में होता है सेरिब्रम, तो अग्र मस्तिष्क में ही ये पार्ट होता है गंध वगैरह पहचानना।
प्रथम मासिक चक्र का प्रकट होना कहलाता है ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मोनोपॉज भी कहते हैं, मोनार्की भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, ये सब इसी का नाम है। नेक्स्ट है, कौन कृमि कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कायिक प्रवर्धन का विधि क्या होता है, जब कोई पौधा का पत्ती चाहे तना या जड़ के माध्यम से नया पौधा उग जाना। तो कलम लगाना भी होता है, दाब लगाना, कलम बंधन करना, ये सब हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रायोफाइलम भी पत्ती द्वारा है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक कौन हो जाएगा, सुचालक कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि सुचालक है, करंट जाता है इससे। सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन है सक्रियता श्रेणी में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, जो शुद्ध सोना होता है ना वो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनता है ना ज्वेलरी, वो 22 कैरेट का बनता है। नेक्स्ट, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को, और पोटेशियम को भी रखते हैं, बट ऑप्शन सोडियम देता है। अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है, जब अम्ल को जल में डाल देंगे ना तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ओके, ऑप्शन बी। कौन सबसे सबल अम्ल है, सबल मतलब, अच्छा सबसे सबल शायद परबल होगा, सबल मतलब परबल ही होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना परबल अम्ल है, सबल मतलब परबल होता है, ओके। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का भी क्वेश्चन है। 7, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। आपको पता है नीला को लाल कौन करता है, जब नीला लिटमस डालेंगे तो लाल हो जाएगा, तो अम्ल है, और अम्ल ही तो है जो नीला को लाल करेगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10⁻²। 3 क्वेश्चन आ गया इससे धोबिया सोडा वाला, एक सोडा ऐश था, एक कौन था, एक और अम्ल लवण करके था, एक ये भी आ गया। कौन अधातु है, देखिए फास्फोरस क्या है भाई, अधातु है, बाकी सब धातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या याद कीजिए, पोटेशियम कैल्शियम 20 है ना, ऑप्शन सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग है, पहले 8 वर्ग था, लेकिन फिर बाद में अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ तो 9, उसी में 9 ऐड कर दिया गया, तो 9 वर्ग बोलेंगे, ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू 2H2O, सॉरी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम का है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, ठीक है। बोरोन का परमाणु भार कितना होता है, तो देखो बोरोन का मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 परमाणु संख्या, तो डबल आता है, तो इसका एग्जैक्टली जो है 10.81 देता है, तो हम यहाँ पे अनुमान के अनुसार लगभग में 11 मार सकते टिक, ठीक है। कैलेमाइन किस धातु का इसका है, तो पता है कैलेमाइन जिंक कैट जिंक ब्लेंड जस्ता का है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो एक अणु है नाइट्रोजन 1 है, पहले नाइट्रोजन बोला गया है, फिर हाइड्रोजन 3 है, देखिए हाइड्रोजन 3 अणु है, 1 3 हो जाएगा। कौन पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है परागकण। कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन है, ऑक्सीटॉक्सिन, ये पादप हार्मोन नहीं, तो मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है। अलैंगिक जनन की विधि कौन है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, सब जो है अलैंगिक जनन की विधि है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चयन किया था, तो मटर के पौधों को चयन किया था, ठीक, क्लियर। सारे वीडियो देखना, जितना मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहा हूँ सबको देखते जाना, ओके, आपका कम टाइम में पूरा रिवीजन हो जाएगा। किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का पिता। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2। अगर मेल की बात करें तो XY, फीमेल की बात करें XX, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ठीक है ना। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, जो किडनी है, जो विरिक है, उसमें जो मूत्र, जो ब्लड से जो वेस्ट जो पानी बनता है, जो इसको यूरिन बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, तो वो जाके जमा कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मूत्राशय बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। पेंटेन जिसका सूत्र है C2H12 है, कितने समावयवी है, तो पेंटेन के 3 समावयवी, नोट कीजिए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो 3 समावयवी होते हैं पेंटेन,
ओके, और ब्यूटेन के 2, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो 14 में आता है, ठीक है ना। घेंघा रोग कैसे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। नेक्स्ट, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तना पे तो नहीं, पत्ती पर ही पाया जाता है। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। पराग कोष में क्या पाया जाता है? परागकण। देखिए 2 बारी क्वेश्चन आ गया इसी में, पराग कोष में परागकण, घेंघा वाला 2 बार आ गया। लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, ठीक है। कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ? जैव अनिम्नीकरण, डीडीटी। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोस्त मतलब जिसको दूर दिखता है साफ साफ, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है? मतलब कौन सा जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो बोलेंगे ऑस्टेड ने किया था कि जब कोई चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबक का प्रभाव हो जाता है जब करंट जाता है। तो ये ऑस्टेड ने बताया था। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक किसमें होता है? आपको पता है उत्तल लेंस में भी धनात्मक, उत्तल दर्पण में भी धनात्मक होती है ना। मतलब दोनों की फोकस दूरी मोटा मोटी बोला जा रहा है कि फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है ना, उत्तल लेंस की भी, उत्तल दर्पण की भी। किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का चालक होता है? तो जब नमक को पानी में घोलते हैं चालक होता है, होने का कारण यह है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है आयन जो है निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण क्या है? प्लस किसका है? मतलब प्लस मतलब क्या? धनात्मक। धनात्मक किसमें होता है? उत्तल दर्पण में होता है। अवतल तो ऋणात्मक होता है ना। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, सॉरी हाँ ठीक है, काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। कि निम्न इसमें दर्पण का सूत्र क्या है? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला हो गया दर्पण का। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? याद कीजिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होगा, ठीक है ना, हमेशा +1। ओके। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी, ठीक है। समतल दर्पण में तो हमेशा आभासी फोटो बनता ही है। उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी ही बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक ही बनता है और आभासी दोनों बनता है। तो बोला कि मिल सकता है, तो मिलने का तो तीनों मिलेगा आभासी। आकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, फैलना, प्रकाश फैलता तो आकाश नीला। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। अब बताइए, विरल माध्यम से सघन माध्यम, अब तो याद हो गया होगा कि ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो इसको ऐसे चल जाना चाहिए था, तो इधर आ गया। अभिलंब की निकट, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, जब विरल से सघन में गया तब, और सघन में विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सबको पता है, बताइए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक ना, तो उत्तल लेंस के बोलेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को जरूर जो है शेयर कीजिएगा। ओके, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए कि ये सीरीज कंटिन्यू इस तरह से चलनी चाहिए। अगले बार सोशल का आएगा, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो हम भी जो है मेरे अंदर भी एक मतलब ऐसा पॉजिटिव वाइब से आएगा कि हम भी जो है आपके लिए कुछ करें और रिकॉर्ड करें। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, 11:45 हो रहा रात में, ठीक है ना। तो आपके लिए बेसिकली कर रहा हूँ ताकि आराम से आपका रिकॉर्ड वीडियो मिले और बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ओके, बाय।